तो हम लोग कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी को, और हम लोगों ने पिछले वीडियो में हिमालय की जो नदियां हैं उन सारे तंत्र को हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को, और पहले उसके कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। जैसे प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी है वो वर्षा के जल पर निर्भर रहती है। इधर जो हिमालय की नदियाँ थी वो वर्षा के जल के अलावा भी हिमालय से जो पानी मिलता है उसके ऊपर, तो उनका वर्षा के ऊपर फुली डिपेंडेंसी नहीं था। यहाँ वर्षा के जल पर निर्भर है। इसकी जो द्रोणी आकार या जल ग्रहण का क्षेत्र होता है वो छोटा होता है। स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप उनसे जुड़ सकते हैं। आपके प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाने का प्रयास होगा। अभी हम लोग बीपीएससी 17वीं स्पेशल चीज़ों को पढ़ रहे हैं और टारगेट वही है, बीपीएससी का जो 17वीं होने वाला है परीक्षा, इसके लिए हमारा एक बेहतर प्रिपरेशन हो जाए। तो इस प्रिपरेशन में हम लोग भारतीय भूगोल को पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में अपवाह तंत्र को हम लोग पढ़ रहे थे। अपवाह तंत्र में हम लोगों ने हिमालय से निकलने वाली नदियों जैसे कि सिंध नदी है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है, ये 3 प्रमुख नदियां हैं, इनके अपवाह तंत्र को पढ़ लिए थे। अब हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की ओर बढ़ रहे हैं और प्रायद्वीपीय भारत के नदियों के बारे में जानेंगे इसमें। और इस वीडियो में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के जो सिस्टम है, नदी तंत्र, जो पूरी अपवाह तंत्र है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। बीपीएससी 17वीं में आप लोग का प्रिपरेशन जो लोग पहले से कर रहे हैं उन लोग के लिए एक अच्छी खबर है कि आप बहुत कम खर्च में एक मैंने कोर्स लॉन्च किया है जिसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में दूंगा। आप वहां से जाकर के एक बार कोर्स को देखिए और मॉक टेस्ट के लिए वहाँ पे कुछ फ्री में भी टेस्ट पड़े हुए हैं, आप उन टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। आपको बहुत हद तक वो आपके लिए इम्पोर्टेंट और रिलेवेंट लगेगा। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जलप्रपात का निर्माण होता है और ये नौका गमन के योग्य भी नहीं होती है, मतलब इसके अंदर आप नौका वाला काम नहीं कर सकते हैं। सीधा और रेखीय प्रवाह होता है, इसमें एस्चुअरी और डेल्टा का निर्माण होता है ऐसे नदियों में। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी की 6 विशेषता है। सबसे पहला, ये वर्षा के जल पर निर्भर होता है। द्रोणी आकार जल ग्रहण छोटा होता है, जलप्रपात का निर्माण करता है, नौका गम्य नहीं होता है, सीधा होता है और एस्चुअरी और डेल्टा का निर्माण करता है। अगर हिमालयी नदियों की तुलना में पूछे कि प्रायद्वीपीय नदियाँ नवीन है या प्राचीन है, तो ये याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय नदी जो है वो हिमालयी नदियों की तुलना में प्राचीन है। तो जो प्रायद्वीपीय नदियाँ है ये भारत में पहले आई है, हिमालय नदी बाद में आई है। वैसे भी हिमालय का निर्माण बहुत बाद में हुआ है, तो हिमालय नदियाँ बाद में ही आएंगी। पश्चिम भारत की नदियों को हम लोग पढ़ रहे हैं। पश्चिम भारत में ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं भारत के मैप पे, एक येलो कलर से है पश्चिम की ओर और एक पूरब की ओर, और ये जो पश्चिम और पूरब की ओर का चीज़ है इसको पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट का जो पर्वत है वो मुख्य जल विभाजक का भी कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पे नर्मदा सोन भ्रंश घाटी है और यहाँ पे एक वो हो गया, मीन्स एक दरार टाइप का सा पड़ गया है। तो पश्चिमी घाटी जो है यहाँ से नदियाँ कुछ नीचे की ओर बहती है, जबकि इसके ऊपर की नदियाँ उधर की ओर बहती है। मीन्स आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर की नदियाँ उत्तर पूरब की ओर, तो वहीं जो इसके नीचे की नदियाँ हैं वो दक्षिण पूरब की ओर गिरती है। तो प्रायद्वीपीय भारत का जो प्रवाह क्षेत्र है वो आपको इधर पश्चिम से स्टार्ट करके दक्षिण पूरब की ओर गिरती है। अब एक चीज़ आपको और लग रहा होगा कि फिर दोनों में ही नदियाँ पूरब की ओर ही क्यों बह रही है, तो इसका एक रीज़न है। भारत का जो मैप है ना, इसको आप देखेंगे तो ये पूरब की ओर हल्का ढालू है, इसलिए जो भी नदी है वो पूरब की ओर ही बहती है। ज़्यादातर नदी, इक्का दुक्का ताप्ती है, माही है, वो उनको छोड़ दिया जाए, वो भी रिफ्ट के कारण, नहीं तो नॉर्मल जो फ्लो करती है वो पूरब की ओर ही फ्लो करती है। तो आप पश्चिमी घाट जो ये पर्वत वाला क्षेत्र है इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप भारत के एकदम मिडिल में अगर सेंटर में खड़े हैं तो पश्चिम और पूरब यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है, ताकि आगे आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। पश्चिम वाले को पश्चिमी घाट, पूरब वाले को पूर्वी घाट कहते हैं। दोनों ही तरफ पहाड़ियों का क्रम है और इस क्रम से होकर के कुछ नदियाँ बहती है, जिसमें आपको नर्मदा नदी जो है और सोन नदी जो है ये एकदम मिडिल वाले पार्ट में है, जो पश्चिमी घाट का प्रारंभ वाला पार्ट होता है। और ये पर्वत का सबसे पहला काम है कि ये भारत में जल विभाजक का कार्य करता है। तो ऊपर आप देख रहे हैं नर्मदा नदी और इसके ठीक पैरेलल में नीचे ताप्ती नदी बहती है।
नर्मदा और ताप्ती नदी, ये दो नदी से यहाँ का प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। नर्मदा नदी जो है ये ऊपर की ओर चली जाती है, आगे सोन वगैरह में मिल जाती है। ताप्ती नदी जो है ये इसका जो मुहाना है ये भी ऊपर की ओर उठी हुई है, लेकिन तो जैसे आप नर्मदा नदी को देख रहे हैं ये भी पश्चिम की ओर बह जा रही है, और ताप्ती नदी को भी आप देखिए ऊपर की ओर बह जा रही है। अब बात यह है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि नदियाँ जो है वो या तो उत्तर पूरब जाएगी या फिर दक्षिण पूरब आएगी। तो क्या है इसमें, नर्मदा नदी और ये ताप्ती नदी दो एक यूनिक टाइप की नदी आप कह सकते हैं, जो नहीं जाती है पूरब की ओर, बल्कि ये पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ प्रायः एस्चुअरी बनाती हैं, और बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं वो प्रायः डेल्टा बनाती है। तो प्रायद्वीपीय नदी का विभाजन हम लोग ये दो कंडीशन के आधार पर बांट सकते हैं। एक वो नदी जो पूरब की ओर बह रही है जिसमें अधिकतर नदियाँ आती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और एक दूसरी नदी है जो पश्चिम की तरफ बह रही है जिसमें कंपैरेटिवली कम नदियाँ आती है और ये अरब सागर में गिरने वाली है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो महत्वपूर्ण नदियाँ है प्रायद्वीपीय नदी में, इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है, जबकि अरब सागर में गिरने वाले में साबरमती, माही, लूनी, ये सब नदियाँ आती हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लूनी नदी से। ये रहा आपको राजस्थान में लूनी नदी है, अरावली रेंज यानी पुष्कर वैली से कच्छ के रण की तरफ बहती है। तो लूनी नदी जो है वो अरावली श्रृंखला से यानी पुष्कर वैली से कच्छ के रण की तरफ बहती है। ये हो गया लूनी नदी। ये एक अंतःस्थलीय नदी है। दूसरा फैक्ट याद रखिएगा, ये एक अंतःस्थलीय नदी है, यानी कि ये चारों तरफ से स्थल के बीच में ही बहती है और इंटर स्थल ही है, मतलब इंटरनली स्थलीय भागों पर ही बहती है। तो इस तरह से ये अंतःस्थलीय नदी है। इसका पानी नमकीन होने के कारण इसे साल्ट रिवर भी कहते हैं। इसका पानी नमकीन होता है इसलिए इसे साल्ट रिवर भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियों में यानी लूनी की सहायक नदियों में सुकरी है, जवाई है। इसको मैंने नीचे यहाँ पे लॉन्ग करके आपको दिखाया जा रहा है ताकि आप डिटेल्स में समझ पाए। ये जो लूनी नदी है इसमें सुकरी और जवाई ये दो सहायक नदी है। ये कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। कच्छ के रण में विलीन होने वाली नदियों में आप देख लीजिए पश्चिमी बनास है, सरस्वती है, रूपेन है। ये नदी लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण तक जाती है और ये एक अंतःस्थलीय नदी है। दूसरी महत्वपूर्ण नदी है साबरमती नदी। गांधी जी से इसका संबंध हम सभी लोग जानते हैं। साबरमती नदी उदयपुर के पास स्थित जयसमंद झील से निकलती है और खंभात की खाड़ी की ओर जाती है। यहाँ आप इसका रास्ता देख रहे हैं। इसी नदी के किनारे गांधीनगर और अहमदाबाद स्थित है। साबरमती आश्रम भी इसी नदी के किनारे स्थित है, जो महात्मा गांधी का आश्रम है। तो ये आपको साबरमती नदी से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। अगला देखते हैं हम लोग माही नदी। आपको माही नदी दिख रहा होगा इसके थोड़े ऊपर। ये मध्य प्रदेश के धार जिले में मेहद झील है, यहाँ से निकलती है और ये भी खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है ये मेहद झील और यहाँ से निकल के ये खंभात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी, अच्छा माही नदी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको, कर्क रेखा से जुड़ा हुआ। अगर आप जानते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने पिछले वीडियोज़ में इसके ऊपर चर्चा भी की है। पिछले वीडियो से याद आया, अगर किसी का वीडियो मिस हो गया है ना, आप मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है यहाँ BPSC 70वीं के नाम से। आप एक बार जाके प्लेलिस्ट पर ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए मैं आपको उत्तर भी बता देता हूँ। माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी आप इसका वो देख पा रहे होंगे, तो ये माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब इससे रिलेटेड एक और प्रश्न पूछता है, मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो लिम्पोपो नदी है। भूमध्य रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो कांगो और जायरे नदी है। अगला नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी वही नदी जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, थोड़ा विचित्र इसका बहने का शैली है। ये मैकाल श्रेणी के अमरकंटक से निकलती है और खंभात की खाड़ी तक जाती है। तो ये खंभात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। इसके बाद इसकी जो लंबाई है ये 1312 किलोमीटर है। ये वो नदी है, रेंज है नर्मदा नदी का जो आप देख रहे हैं, विंध्य रेंज और सतपुरा पहाड़ी। ठीक है, ये याद रखिएगा, विंध्य रेंज, सतपुरा पहाड़ी, इन्हीं के बीच में मैकाल पर्वत है।
और ये आपको कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कि नर्मदा नदी किस दो रेंज के बीच में बहती है, तो ये विंध्य रेंज है और सतपुड़ा रेंज है। ठीक है, मैकाल श्रेणी की अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। ये वही मैकाल पर्वत है जहाँ से निकल रही है और फिर वह बहते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। सतपुड़ा रेंज के नीचे ही सतमाला रेंज शुरू होता है। इसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये याद रखिएगा, इसकी जो लंबाई है 1312 किलोमीटर है। यह मैकाल पर्वत से आपको निकलती है और विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ी से बहते हुए आगे की ओर जाती है। नर्मदा नदी भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि ज़्यादातर नदियाँ पूरब साइड में गिरती है, ठीक है, लेकिन ये नदी जो है ये पश्चिम में अरब सागर में गिरती है, नर्मदा नदी। तो जितनी भी, इसके अलावा सब छोटी छोटी नदियाँ हैं जो गिरती है, जितनी भी नदियाँ गिरती है उसमें सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। जबकि अगर पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो ये गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है ये गोदावरी है। नर्मदा नदी जो है भारत के प्रायद्वीपीय नदियों में अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी जबलपुर के भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी बने हुए हैं, जिसमें सरदार सरोवर बांध है, महेश्वर परियोजना है, नर्मदा सागर परियोजना है, ओमकारेश्वर बांध है। ये सब महत्वपूर्ण परियोजना है जो यहाँ बनी हुई है। नर्मदा नदी की सहायक नदियों में बंजार है, बरना है, तवा है और हिरणा है। ये वो प्रमुख नदियाँ हैं जो सहायक नदी है। तो ये हम लोगों ने देखा नर्मदा नदी के बारे में। अब ताप्ती नदी को एक बार पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बैतूल के मुल्ताई से निकलती है ये, और ये बहते हुए अरब सागर तक जाती है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, अरब सागर तक जाती है। और सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे ही स्थित है। सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ताप्ती नदी भी अरब सागर की ओर गिरने वाली नदी है, याद रखिएगा। और ताप्ती नदी निकल रही है मध्य प्रदेश में, कहाँ से, तो बैतूल के मुल्ताई से, और कहाँ तक जाती है, तो अरब सागर तक। अब ये मध्य प्रदेश से निकलती है, लेकिन सबसे अधिक जो इसका प्रवाह क्षेत्र है वो महाराष्ट्र राज्य में है। इसकी सहायक नदी पूर्णा है। और महत्वपूर्ण परियोजनाओं की बात किया जाए तो काकरापाड़ा, उकाई परियोजना, ये सब ताप्ती नदी की महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। अगला हम लोग देखते हैं मांडवी नदी। यहाँ मैप में भी आप देखते चल रहे हैं, नीचे की ओर जो मांडवी नदी है ये निकल कर के बह रही है कर्नाटक में बेलगांव से, और ये जा रही है अरब सागर की तरफ। इस नदी को गोवा की जीवन रेखा भी कहते हैं। इस नदी के किनारे ही गोवा की राजधानी जो है वो पणजी स्थित है। और आप जनरली गोवा को जब आप इमेजिन करते हैं ना, तो वहीं नदी के किनारे वाला क्षेत्र मतलब जो है, तो ये मांडवी नदी गोवा की जीवन रेखा भी है। यह गोवा की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और एक जलप्रपात है दूध सागर जलप्रपात, ये मांडवी नदी में ही स्थित है, दूध सागर जलप्रपात। तो ये प्रायद्वीपीय भारत के हम लोगों ने नदियों को देखा। इसमें अगला नदी है जुआड़ी नदी, जो मांडवी के थोड़े नीचे से बहती है, कर्नाटक से ही बहती है और ये अरब सागर तक जाती है। यह गोवा की सबसे बड़ी नदी है। और जुआड़ी और मांडवी नदी के मुहाने पर आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे मरमा गाँव बंदरगाह स्थित है। मरमा गाँव बंदरगाह जुआड़ी और मांडवी नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, तो ये जो बंदरगाह है अरब सागर में है, और ठीक नीचे जहाँ पे आप देख रहे हैं ना दोनों का मिलना हो रहा है, यहाँ पे है ये। इसके थोड़ा नीचे चलते हैं तो शरावती नदी है। शरावती नदी ये आपको, ये भी अरब सागर की ओर ही गिरती है, निकलती है कर्नाटक से। कर्नाटक में एक शिमोगा जिला है जहाँ से निकलती है और बहते हुए अरब सागर में गिरती है। जोग जलप्रपात इसी नदी में स्थित है, जो कि सबसे ऊंचे जलप्रपात में भी गिनी जाती है। तो जोग जलप्रपात जो है ये सबसे बड़े जलप्रपात में गिनी जाती है। ये शरावती नदी के तट पर है। भरतपूजा नदी जो है शरावती के थोड़ा नीचे हम लोग चलते हैं तो भरतपूजा मिलता है। इसे पुनानी या नीला नदी के नाम से भी जाना जाता है। भरतपूजा नदी का एक नाम नीला नदी भी है। तमिलनाडु के अन्नामलाई पर्वत से ये निकलती है और अरब सागर की ओर जाके गिरती है। केरल में 209 किलोमीटर और तमिलनाडु में 41 किलोमीटर ये प्रवाहित होती है। तो ये हम लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत के उन नदियों को देखा जो अरब सागर की ओर गिरती है। और आपको एक और फैक्ट है, केरल की सबसे लंबी नदी पूछी तो यही भरतपूजा नदी ही है।
ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा प्रायद्वीपीय भारत के नदियों में। अब एक नदी है आपको पेरियार नदी, इससे भी प्रायः क्वेश्चन पूछते हैं। तमिलनाडु के भी अन्नामलाई पर्वत से निकलती है और अरब सागर की ओर जाती है। अरब सागर की ओर आप देख रहे हैं कि इतनी सारी नदियाँ जाती है, लेकिन बहुत प्रसिद्ध कोई नदी नहीं जाती है जनरली, और ऊपर वाले क्षेत्र से बहुत कम है। ये नीचे वाले सेक्टर से अरब सागर की ओर कैरी कर रही हैं। केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये, और ये केरल की जीवन रेखा भी कहलाती है। पेरियार नदी पर इडुक्की बांध बना हुआ है। अगला नदी है पंबा नदी। यह केरल राज्य से निकलती है पंबा नदी। पंबा नदी वेम्बनाड झील में जाके मिल जाती है। तो ये भी एक फैक्ट याद रखिएगा, वेम्बनाड या वायनाड झील पंबा नदी में पंबा नदी इसमें समाहित होती है, और ये केरल राज्य में है। मीन्स वायनाड झील जो है ये केरल राज्य में है, इसी को वेम्बनाड भी बोला गया है। तो पंबा नदी का 2 फैक्ट निकल गया, केरल राज्य से निकलती है और यह नदी वेम्बनाड झील में समाहित होती है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं हम लोग। अगला जो फैक्ट है, पंबा नदी आपको एकदम नीचे की ओर दिख रहा होगा। तो ये है आपको पेरियार नदी और पंबा नदी से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट। पेरियार नदी में याद रखिएगा अन्नामलाई पर्वत से निकलती है। अब हम लोग इसके थोड़ा सा ऊपर की ओर चलते हैं, तो यहाँ आपको स्वर्ण रेखा नदी दिखेगी। यानी अब जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ समाप्त हो गई। अब आते हैं हम लोग बंगाल की खाड़ी में। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में रांची के पठार से निकलती है और ये बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के रांची के पठार से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इसको सुवर्ण रेखा के नाम से भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, ये याद रखिएगा। और आपको जो रांची का पठार है उसका नीचे आप डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, छोटा नागपुर पठार का जो नीचे वाला हिस्सा है ये रांची का पठार है, और इसके बीचों बीच से मीन्स हजारीबाग और रांची के पठार के बीचों बीच से दामोदर नदी बहती है। हजारीबाग का पठार से जो है ऊपर की ओर नदियाँ बह रही है और रांची के पठार से नीचे की ओर नदियाँ बहती है, और दोनों ही नदी जाकर के गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो इस ग्राफ से आपको और स्पष्ट हो गया होगा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को, जब हम लोग ऊपर वाले नदी सबको पढ़ रहे हैं। झारखंड में आपको छोटा नागपुर पठार, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार इसमें है, जिसके ठीक बीच से दामोदर नदी गुजरती है। दामोदर नदी के ऊपर से जो हजारीबाग का पठार है, इधर से नदी बहते हुए ऊपर की ओर जा रही है। रांची का पठार जो है ये नदी बहते हुए नीचे की ओर आ रही है, और दोनों नदी गिर रही है पूरब में यानी बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ हुंडरू जलप्रपात भी स्थित है। ये हम लोगों ने स्वर्ण रेखा नदी पे पढ़ा। नीचे हम लोगों ने छोटा नागपुर का पठार से जो नदियाँ निकलती है वो हम लोगों ने देख लिया। अगला नदी है वैतरणी नदी। अब ये देखिए क्या है, ये उड़ीसा के केवझर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है। वैतरणी नदी उड़ीसा के केवझर से निकलती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। ब्रह्मणी नदी जो है ये झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली शंख और दक्षिण कोयल, इन दोनों नदी के मेल से बनती है। ब्रह्मणी नदी में छोटा नागपुर के पठार से एक नदी निकलती है शंख और एक नदी निकलती है दक्षिण कोयल। ये दोनों मिल करके बनती है ब्रह्मणी नदी, जो झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलने वाली नदियों के मेल से बनती है। तो ये है ब्रह्मणी नदी। थोड़े डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, ठीक है। नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ब्राह्मणी नदी उड़ीसा और झारखंड दोनों जगह प्रवाहित होती है। ब्राह्मणी नदी जो है ये उड़ीसा और झारखंड में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये आपको हो गया ब्राह्मणी नदी से जुड़े फैक्ट। महानदी देखते हैं। महानदी उड़ीसा की नदी है, हम लोग जानते हैं। इसी के ऊपर आपको जो बांध बना हुआ है कई बार पूछते भी हैं, तो देख लेते हैं एक बार महानदी को। सिवहा की पहाड़ी है छत्तीसगढ़ में, यहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होती है ये। इसका जो अपवाह तंत्र है उसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड ये शामिल है। मतलब आप यहाँ ग्राफ से इसको समझेंगे अच्छे से। ये सिवहा नदी है, ठीक है, जो इसके आगे आप हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। सिवहा नदी और ये बंगाल की खाड़ी तक का सफ़र है। सॉरी, सिवहा पहाड़ी और बंगाल की खाड़ी तक का सफ़र है। सिवहा पहाड़ी से आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो ऊपर की ओर शिवनाथ, हंसदेव, नीचे की ओर जोग, इन सब तरह के अलग अलग जो आपको, तो सिवहा पहाड़ी से सिवहा नदी निकला, शिवनाथ नदी आकर के मिला, इधर से जोग नदी मिला, फिर ऊपर से आपको हंसदेव नदी आकर के मिलती है। इन सारी नदियों के मिले जुले ये पूरे एक तंत्र जब बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है।
ऊपर से आने में मंड और ईव, ये दो नदी है जो ऊपर से आकर के मिल रही है। नीचे में ओंग है और एक और जाति जो नदी जो है वो है तेल नदी। ये सारी नदियों का एक पूरा प्रवाह क्षेत्र है और इस पूरे तंत्र को क्रॉस करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। मैंने आपको इसलिए दर्शाया है क्योंकि हीराकुंड बांध जो आपने कई बार पढ़ा है वो आपको याद हो जाए। ये ओंग नदी और ये ईव नदी के बीच में जो एक जगह है, आप देख पा रहे हैं पॉइंट किया हुआ है मैप में, यहीं पे हीराकुंड बांध स्थित है जो कि उड़ीसा में है और ये महानदी पर है। संबलपुर और कटक महानदी के किनारे स्थित है, मतलब संबलपुर शहर है और कटक शहर जो है ये महानदी के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी, इसको देखते हैं। गोदावरी नदी को महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। एक बार फिर से, गोदावरी नदी जो है ये महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और फिर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। इसका जो अपवाह तंत्र है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फैला हुआ है। ये पूरा गोदावरी नदी का जो अपवाह तंत्र है ये महाराष्ट्र से शुरू होता है, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फैला हुआ है। जैसा कि आप यहाँ ऊपर आपको ग्राफ से भी मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। त्र्यंबकेश्वर से ये प्रारंभ होती है और आगे चल करके ये परवरा, भूता, मंजरा इन सभी से कनेक्ट होते हुए, और इतना ही नहीं, आप ऊपर की ओर देखेंगे तो और भी अनेक इसकी जो सहायक नदियाँ हैं दोनों ही छोर से, जिसमें आपको वेनगंगा है बहुत क्षेत्र में, गोदावरी नदी की सहायक नदी में आती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी यही है। प्राणहिता नदी को आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये पूरी नदियों का जो चक्र है, ये पूरे जो नदियों का लाइन है, ये पूरे नदी के चक्र को आप गोदावरी नदी तंत्र में पढ़ेंगे। गोदावरी नदी तंत्र यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं। तो इसका जो अपवाह तंत्र है वो महाराष्ट्र से शुरू होता है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में फैला हुआ है। ठीक है, यही आपको यहाँ मैं दर्शाने का कोशिश किया हूँ अलग से सेपरेट। आप नीचे देखेंगे ना तो ये निकल कर के आ रही है गोदावरी नदी, और पनम आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो डॉट है यही गोदावरी नदी का सोर्स है। कालेश्वर परियोजना जो है यही गोदावरी नदी का मुहाना है। कालेश्वर परियोजना जो है वो इसी नदी पर स्थित है। आपको ऊपर भी अलग से सेपरेट दिखाया जा रहा है ब्लू कलर में। कालेश्वर परियोजना की खूबी क्या है, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट इरिगेशन परियोजना है। ये दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट इरिगेशन परियोजना है, सिंचाई परियोजना है, जो कालेश्वर परियोजना के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग गोदावरी नदी के बारे में और कुछ जानते हैं। एक फैक्ट जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, यहाँ मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। हाँ, अरब सागर की ओर गिरने वाली पूछेगी तब ताप्ती नदी है। उम्र और लंबाई के कारण ये बहुत पुराना है और इसकी लंबाई भी बहुत है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा के नाम से इसे बुलाया जाता है। इस वीडियो में हम लोग ये जो 31 मिनट हम लोग समय दे रहे हैं, इसमें हम लोग पूरे अच्छे तरह से कवर कर रहे हैं भारत के, दक्षिण भारत के नदियों को। अगला नदी इसमें आता है कृष्णा नदी, जो महाबलेश्वर यानी महाराष्ट्र से निकलता है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये कृष्णा नदी, और आपको महाबलेश्वर के लिए ये जानी जाती है। महाबलेश्वर से निकलती है महाराष्ट्र से, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मैं आगे कुछ फैक्ट आपके साथ शेयर करूं, उसके पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि हम लोगों ने नवरात्रि सेल प्रारंभ किया है। आपको इसमें कोई भी कोर्स आप खरीदते हैं तो आपको इस पर गारंटेड कैशबैक मिलता है, और साथ ही साथ में आप फ्री में भी बहुत सारे प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसा एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने इसमें तैयार किया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से ऐप को डाउनलोड करना है। और अगर आपको लगता है कि आपकी बीपीएससी की प्रिपरेशन हुई है, आपको रिवीजन करना है, या आपको अपनी कमियां जाननी है, या आपको नया कुछ कंटेंट जानना है, एलॉबरेट डिस्क्रिप्शन मतलब विस्तृत रूप से समझाया गया हो, तो आप इसके लिए हमारा जो लॉन्च किया गया है बीपीएससी सीएससी 2070 स्पेशल और बीपीएससी सीएससी 17, इन मॉक टेस्ट को आप लगा करके देखिए। फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, आप एक बार ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से मॉक टेस्ट को लगाएं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको वहाँ के प्रश्न और वहाँ के जो भी विस्तृत डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं ना, आपको उससे डेफिनेटली लाभ होगा और आप बहुत पसंद करेंगे इसे।
आते हैं हम लोग अब अपनी वीडियो पे आगे की ओर। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी हम लोग पढ़ रहे थे, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का लास्ट फैक्ट है कि ये कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच में ही कोलेरू झील स्थित है। कोलेरू झील जो है वो महाराष्ट्र में है और ये कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच में स्थित है कोलेरू झील। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें अरब सागर की ओर और बंगाल की ओर गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली इन नदियों को हम लोगों ने देख लिया। नीचे मैं आपको शॉर्ट में उन कुछ जो अन्य नदियाँ हैं इनको आपको दर्शा देता हूँ। कोयना से लेकर के जो इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, जैसे कि कोयना, दूधगंगा, ये 2-3 नदियाँ हैं जो आप देख सकते हैं। ये सब निकलती है और किस ओर से निकल रही है ये आप देख सकते हैं। जैसे कि बंगाल की खाड़ी में गिर रही है ना, तो जितनी भी नदियाँ नीचे की ओर है ये सब दाहिनी ओर की नदी है, जितनी भी नदियाँ ऊपर की ओर है ये सब बाईं ओर की नदी है। ठीक है, तो ये सब नदियाँ जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मैं आपके साथ जो चर्चा कर रहा था टेस्ट सीरीज के बारे में, आप डिस्क्रिप्शन से ज़रूर ही एक बार ऐप को डाउनलोड करें। उसके बाद में आप उसके स्टोर सेक्शन में जाएंगे या ऊपर ही आपको दिख जाएगा, या स्टोर सेक्शन में जाके बीपीएससी सीएससी 70वीं के लिए, तो मैं बीपीएससी सीएससी 70वीं के लिए जो मॉक टेस्ट हैं दोनों में ही फ्री कंटेंट अवेलेबल है। आप उनको अटेम्प्ट करें और फिर आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन में क्या चीज़ें हैं जो आपको और अच्छे से करना है। इसके बाद वहाँ पे चैप्टर बेस्ड भी टेस्ट बनाए गए हैं, तो आप वो चैप्टर वाइज टेस्ट में जा सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट है और ये बार बार जो बीपीएससी के तरफ से आ रहा है कि प्रश्न इस बार थोड़े डिफरेंट होंगे, थोड़े अलग होंगे, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से वहाँ एक्सप्लेन मिल जाएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। प्लस हम लोगों ने जो रिवीजन किया है उसमें क्या ऐसा चीज़ है जिससे वो लोग क्वेश्चन को डिफरेंट बनाते हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। यानी आपके लिए एक पूरा कॉम्बो पैक एक बेहतर सा मिलेगा। वहाँ आप ऐप डाउनलोड करके या तो आप फ्री में प्रैक्टिस कीजिए, या फिर आप अगर उसके बाद कोर्स अच्छा लगता है तो उसे परचेज कीजिए। आप वो ऑलमोस्ट एक बुक के कीमत में आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। और एक बुक में हम लोग को 10, 15, 20, 25, 30 इससे ज़्यादा मॉक टेस्ट जनरली नहीं मिलते हैं स्टैंडर्ड लेवल के। यहाँ आपको सैकड़ों की संख्या में मॉक टेस्ट मिलेंगे और आपको चैप्टर बेस्ड दैन एनसीईआरटी मॉडल पे मिलेंगे। तो आप एक बार इसको देख करके इसका लाभ ले सकते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अगली नदी है कावेरी नदी, जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी के कावेरी ताल के कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था प्रायद्वीपीय भारत की एक विशेषता है कि ये वर्षा के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन इसमें ये जो सदानीरा नदी है ये थोड़ा डिफरेंट है। सदानीरा नदी ये आपको कावेरी नदी थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये सदानीरा नदी है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। यही रीजन है कि ये हमेशा बहते रहती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं कावेरी नदी को। और वृद्ध गंगा हम लोगों ने पढ़ा है अभी थोड़े दिन पहले। कमेंट बॉक्स में दोनों के बारे में बताइएगा मुझे, तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा और आप ये कन्फ्यूजन से भी बच जाएंगे। तो कावेरी नदी जो है इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो ये है प्रायद्वीपीय भारत से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट नदियाँ। एक आपको नदी आपको ब्लू कलर में नीचे दिख रहा है कराईकल, तो ये आपको कावेरी के थोड़ा ऊपर मिलता है। खैर, तो कावेरी नदी के फैक्ट को एक बार रिवाइज कर लिया जाए। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कावेरी ताल से निकलती है, इसलिए इसका नाम कावेरी है। और कावेरी ताल कहाँ है तो कर्नाटक में है। गिरती कहाँ है तो बंगाल की खाड़ी में। ये प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र सदानीरा नदी है क्योंकि इसको दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त हो जाती है, तो हमेशा यहाँ पानी रहता है। दक्षिण भारत की गंगा भी इसे कहते हैं। और तंजावुर जो है वो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। कावेरी नदी 3 द्वीपों का निर्माण करती है, श्रीरंगपट्टम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीप, जिसमें श्रीरंगपट्टम और शिव समुद्रम जो है वो कर्नाटक में है और श्रीरंगम द्वीप जो है वो तमिलनाडु में है। तो इस तरह से कावेरी नदी 3 द्वीपों का निर्माण करती है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी में ही स्थित है, ये भी याद रखिएगा। शिव समुद्रम हम लोग का जलप्रपात है कावेरी नदी में स्थित है। कलनई बांध यानी ग्रेट एनीकट, ये भी कावेरी नदी में स्थित है, जो भारत का सबसे पुराना सक्रिय बांध है। कलनई बांध भारत का सबसे पुराना सक्रिय बांध है और ये भी कावेरी नदी में ही स्थित है। उसको ग्रेट एनीकट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में हम लोगों ने महत्वपूर्ण नदियों को कवर्ड किया है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं जो हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।
मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।